दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइफाई फिल्म के बारे में जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। द इलेक्ट्रिक स्टेट एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे प्रोग्रेस की दौड़ में हम कभी कभी अपनी सबसे कीमती चीजें खो देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए और हमारे लव्ड वंस को हमसे छीन ले तो क्या होगा? फिल्म की शुरुआत होती है 1990 से, जहां हमें मिलते हैं दो सिबलिंग्स मिशेल और क्रिस से। क्रिस बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत कम उम्र में ही वो एक ऐसा टेस्ट दे रहा था जिससे उसे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता था। एग्जाम के बाद जब मिशेल और क्रिस बाहर निकले तो आर्मी ऑफिसर्स ने उन्हें रोक लिया। इसकी वजह ये थी कि क्रिस ने कॉस्मो रोबोट की शर्ट पहनी थी, जो दर्शाता था कि उसे रोबोट्स पसंद है। लेकिन उस समय के वर्ल्ड में ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच वॉर होने वाली थी। यहाँ हमें मिलता है ईथन नाम का एक साइंटिस्ट जो रोबोट्स से बहुत नफरत करता था। ईयर्स एगो रोबोट्स को ह्यूमंस की हेल्प के लिए बनाया गया था। ह्यूमंस उनसे काम कराते थे और जब रोबोट्स में कोई प्रॉब्लम आती तो ह्यूमंस उन्हें फेंक देते थे। ईयर्स तक ह्यूमंस के बैड एटीट्यूड को सहने के बाद रोबोट्स थक गए और अपने राइट्स और रिस्पेक्ट की डिमांड करने के लिए उन्होंने अपना अलायंस बनाया, जिसका हेड था पीनट। ह्यूमंस को रोबोट्स का ये बिहेवियर पसंद नहीं आया और इस तरह रोबोट्स के अलायंस और ह्यूमंस के बीच वॉर का डेंजर शुरू हुआ। फाइनली ह्यूमंस ने भी अपना बैड बिहेवियर बंद नहीं किया और वॉर शुरू हो गई। ह्यूमंस पर रोबोट्स का यूज करना बैन था, उन्हें घर में रखना बैन था और पूरी वर्ल्ड में वॉर का एटमॉस्फेयर था। वॉर के दौरान एक मिलिट्री ऑफिसर एवंस ने अपने हेड को रिपोर्ट की कि रोबोट्स ह्यूमंस पर हावी हो रहे थे क्योंकि वे टायर्ड नहीं होते थे। ह्यूमंस इस वॉर हारने वाले थे जब साइंटिस्ट ईथन ने ह्यूमंस की हेल्प के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। उसने न्यूरोकास्टर रोबोट्स बनाए जिन्हें ह्यूमंस अपने ब्रेन की हेल्प से कंट्रोल कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी का नेम था न्यूरोटेक। ह्यूमंस ने अपने हेड्स पर न्यूरो हेलमेट्स लगाकर न्यूरोकास्टर रोबोट्स को कंट्रोल करके वॉर लड़ना शुरू किया। न्यूरोकास्टर रोबोट्स एग्जैक्टली रोबोट्स की तरह थे, वे टायर्ड नहीं होते थे और सिर्फ कुछ वीक्स में इस नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमंस ने रोबोट्स के अगेंस्ट ये वॉर जीत ली। मेजर मार्क को इस वॉर में सबसे ज्यादा रोबोट्स किल करने के लिए अवार्ड मिला। वॉर खत्म होने के बाद ह्यूमंस ने रोबोट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उन्हें एक फैसिलिटी में इम्प्रिजन करना था। टाइम बीतता गया। साइंटिस्ट ईथन ने अपनी न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बना दिया और ह्यूमन माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों पार्ट्स को एक साथ न्यूरोकास्टर से अटैच कर दिया। यानी एक ह्यूमन एक साथ दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स हैंडल कर सकता था। अपने एक ब्रेन की हेल्प से वो एक साथ दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स से अपने कई काम करा सकता था। साथ ही एक ह्यूमन के पास यह ऑप्शन भी था कि वो अपने ब्रेन का एक पार्ट न्यूरोकास्टर रोबोट के साथ अटैच करे और दूसरे से अपनी लाइफ एंजॉय करे। इसलिए लोगों को टेक्नोलॉजी का यह एडवांस वर्जन बहुत पसंद आया और पूरी वर्ल्ड में लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे। इवन स्कूल्स में भी न्यूरोटेक का यूज करना सिखाया जाने लगा। अब सीन हमें 1994 ले जाता है और हमारी लीड कैरेक्टर मिशेल अपने फॉस्टर डैड के साथ रह रही है। जब मिशेल स्कूल आती है तो दिखाया जाता है कि सभी चिल्ड्रन को न्यूरो हेलमेट की हेल्प से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मिशेल न्यूरो हेलमेट यूज नहीं करती क्योंकि उसे अपना ह्यूमन फॉर्म पसंद है। रूल्स फॉलो न करने की वजह से मिशेल को प्रिंसिपल के ऑफिस में कॉल किया जाता है। प्रिंसिपल मिशेल को कहती है कि अगर तुम स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी मॉम को कंप्लेंट करनी होगी। तब मिशेल ने उसे बताया कि उसका पूरा फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गया है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत सैड हुई और प्रिंसिपल ने उसे एडवाइस दी कि वो न्यूरो हेलमेट की हेल्प से न्यूरोथेरेपी ले, उससे उसे अच्छा फील होगा। लेकिन उसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं है। अब फ्लैशबैक में मिशेल उस दिन को रिमेंबर कर रही थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार के सामने एक डियर आ गया और उसे बचाने की कोशिश में उसकी कार क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में मिशेल की कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल थी। उसे हॉस्पिटल में होश आया और फिर उसने अपने सामने ग्लासेस पहने एक डॉक्टर को देखा। उसे देखकर वो ड्रीम से जाग गई। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि कोई छुपकर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे बेड के नीचे छुप गई। जो भी था वो उसके रूम में आ गया। यह एक कॉस्मो रोबोट था जिसने बेड उठाया और उसे फाइंड किया। जब मिशेल ने उसे मारने की धमकी दी तो रोबोट ने उसके हेड की तरफ पॉइंट करके एक वायर कनेक्ट करने को कहा। मिशेल ने वो वायर कनेक्ट किया। फिर रोबोट बोलना शुरू किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जैसे ही उसने ये कहा वो अचानक गिर गया। जब उसने पीछे देखा तो मिशेल का फॉस्टर फादर आ गया था और उसने उस पर अटैक किया था। आज के इरा में ह्यूमंस के लिए रोबोट्स रखना बैन था। उसने मिशेल को कहा कि तुरंत इस रोबोट को घर से बाहर निकालो। मिशेल आगे बढ़ी और उससे कहा कि यह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर के अंदर आया है। उसकी रूडनेस देखकर वो मिशेल पर अटैक करता है। ये देखकर रोबोट को गुस्सा आता है और वो उठकर मिशेल के फॉस्टर फादर पर अटैक करता है।
इस अटैक से वो वॉल से टकराकर गिर जाता है। वो पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले मिशेल ने उसे अनकॉन्शियस कर दिया और फिर अपने कॉस्मो रोबोट के साथ वहां से चली गई। काफी दूर आने के बाद मिशेल रास्ते में रुकती है और उस कॉस्मो रोबोट से पूछती है कि तुम क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे भाई की कॉन्शियसनेस है? रोबोट हाँ में जवाब देता है। मिशेल इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है कि फिर मेरे भाई का बॉडी कहाँ है? तो वो उसे गेस्चर से एक्सप्लेन करता है कि ग्लासेस वाला डॉक्टर तुम्हारे भाई के बॉडी के बारे में जानता है। मिशेल को याद आया कि यह वही डॉक्टर था जिसने मिशेल को बताया था कि तुम्हारा भाई डेड है। अब मिशेल एक मैप खोलती है और रोबोट एक जगह टच करके बताता है कि रोबोट्स की फैसिलिटी के बीच में हमें वो डॉक्टर मिलेगा जो क्रिस के बारे में जानता है। ये लोग अब उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोबोट देखता है कि यहाँ ह्यूमंस की कंडीशन बहुत बैड है, क्योंकि ह्यूमंस ने न्यूरोटेक हेलमेट का गलत यूज करना शुरू कर दिया था। वे इसका यूज करके इंटॉक्सिकेटेड भी हो जाते थे। ह्यूमंस की कंडीशन वर्स होती जा रही थी और ये देखकर कॉस्मो रोबोट को बहुत बुरा लगता है। इस जगह हमें एवंस नाम का एक आदमी दिखता है। यह वही मिलिट्री ऑफिसर है जिसने बैड न्यूज दी थी कि ह्यूमंस रोबोट्स के साथ वॉर हार रहे हैं। लेकिन अब वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं था, शायद वो रिटायर हो गया था। वो इल्लीगली गन सप्लाई करता था। यहाँ एक गन न्यूरोकास्टर रोबोट को दी जाती है। जैसे ही उसने गन पकड़ी, न्यूरो रोबोट ने इस गन के लिए उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसके बजाय उसे थ्रेटन करना शुरू किया। इससे पहले कि वो एवंस को किल करता, किसी ने पीछे से उस पर अटैक करके उसे डिसेबल कर दिया। यह एवंस का रोबोट था। एवंस ने इल्लीगली अपने साथ एक रोबोट रखा था। अब दोनों ने इस न्यूरोकास्टर रोबोट की बॉडी को अपने ट्रक में डाला और इस सब का फायदा उठाकर मिशेल और उसका कॉस्मो रोबोट भी उसी ट्रक में बैठ गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों अब रोबोट फैसिलिटी के अंदर जाएंगे। ये रिवील होता है कि होश आने के बाद मिशेल के फॉस्टर फादर ने पुलिस को कंप्लेंट की थी कि मिशेल के पास एक कॉस्मो रोबोट है। उसी कॉस्मो रोबोट को किल करने के लिए गवर्नमेंट मार्क को हायर करती है, जो रोबोट्स किल करने में एक्सपर्ट था, और अब वो इन लोगों का चेस कर रहा है। दिखाया जाता है कि जहां एवंस ने ट्रक रोकी थी वो उसका घर था और उसका घर रोबोट फैसिलिटी से कनेक्टेड था। जैसे ही वे घर के अंदर आए, मिशेल और कॉस्मो रोबोट भी ट्रक से बाहर निकले और दोनों ने उनकी आवाजें सुनी। एवंस ने दोनों को गन पॉइंट पर रोका। मिशेल ने उसे अपना इंटेंशन बताया कि वो सिर्फ फैसिलिटी के अंदर जाना चाहती है, इसलिए वो एवंस के ट्रक के अंदर चढ़ गई। वो जानती थी कि एवंस फैसिलिटी के अंदर से चीजें बाय और सेल करने का काम करता है। तब एवंस ने कहा कि वहां बहुत डेंजरस है, तुम वहां नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा ऐसा इंटेंशन है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। ये लोग अभी बात कर रहे थे कि एवंस को लगा कि कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है। उसने तुरंत दोनों रोबोट्स को छुपने को कहा और देखा कि माँ का न्यूरोकास्टर रोबोट यहाँ आ गया है। वो उनसे कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे रोबोट्स कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि मिशेल एक रोबोट की हेल्प कर रही है और वो उसके साथ है। लेकिन एवंस ने कहा, नहीं, वो मेरी बहन है और यहाँ कोई रोबोट नहीं है। उसका झूठ सुनकर मार्क ने उस पर अटैक किया। इससे दोनों रोबोट्स को बहुत गुस्सा आया और दोनों ने मार्क पर अटैक किया। अपॉर्चुनिटी देखकर मिशेल ने स्विचेस ऑफ कर दिए और चारों मार्क के न्यूरोकास्टर रोबोट को चीजों के नीचे छुपाकर वहां से भाग गए। रियल मार्क अब अपना न्यूरो हेलमेट उतारने के बाद बहुत एंग्री था। जहां ये लोग भागने के बाद पहुंचे थे, वो बहुत डेंजरस जगह थी। एवंस फ्यूरियस था क्योंकि यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। वो मिशेल पर बहुत एंग्री हो गया और इसी समय स्कैवेंजर्स रोबोट्स भी यहां आ गए, जो दूसरे डैमेज्ड रोबोट्स को किल करते हैं और उनके करेक्ट पार्ट्स अपने अंदर डालकर अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। आसपास देखने के बाद एवंस के रोबोट टिम ने एक बहुत बड़ा रोबोट और एक वैन फाइंड किया। एवंस का रोबोट उस बड़े रोबोट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वे यहाँ से जाने वाले थे कि मिशेल ने उससे हेल्प मांगी और कहा कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यहाँ रहता है, उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता होगा। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो तुम भी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। एवंस उनकी हेल्प करने के लिए अग्री हो गया और ये लोग एक वैन में बैठ गए। वैन अब उस बड़े रोबोट को उठाकर मूव कर रही थी। मिशेल ने एवंस से पूछा कि तुम्हें ये रोबोट कहाँ से मिला? एवंस ने बताया कि मुझे ये रोबोट वॉर के दौरान मिला। मैं रोबोट्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और उस वॉर में मेरी दोनों लेग्स इंजर्ड हो गई थी और फिर इस रोबोट ने मुझे बचाया और आज मैं इसकी वजह से अलाइव हूँ और सेफली वॉक कर सकता हूँ। यह मुझ पर बहुत बड़ा फेवर है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। वर्ल्ड के एंड होने के बाद से हमें बैन है, हम रोबोट्स नहीं रख सकते, इसलिए मैं भी इसके साथ छुपकर रहता हूँ। सीन साइंटिस्ट ईथन के साथ एंड होता है, जो अपनी मदर के साथ था। उसने देखा कि उसकी मदर की मेमोरी लूज हो रही थी। जब उसने वजह सर्च की तो उसे पता चला कि यह उसकी न्यूरोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है।
वो एंग्री हो जाता है और अपनी लैब में आकर डॉक्टर से पूछता है कि हमारी सर्विसेज खराब कैसे हो गई। डॉक्टर ने बताया कि क्रिस भाग गया है, जिसकी हेल्प से हम यह न्यूरोटेक्नोलॉजी रन कर रहे थे। साइंटिस्ट एंग्री हो गया और पूछा कि क्रिस कैसे भाग सकता है, उसका बॉडी तो हमारे पास है। तब डॉक्टर ने बताया कि क्रिस ने अपनी कुछ कॉन्शियसनेस एक रोबोट में डालकर उसे भगा दिया है, इसलिए हमारी न्यूरोटेक में प्रॉब्लम है। ईथन एंग्री था। उसने अपने डॉक्टर को कहा कि किसी और से पहले उस रोबोट को तुरंत फाइंड करो, वरना मेरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ईथन अब नैनोटेक की वर्ल्ड में गया और मार्क को कांटेक्ट किया और उससे कहा कि मेरी हेल्प करो। मेरा एक रोबोट भाग गया है, जिससे मेरा पूरा न्यूरोटेक सिस्टम रन हो रहा था। तुम उसे कैच करो, मैं तुम्हें जो भी रिवॉर्ड चाहिए दूंगा। मार्क ने कहा कि मैं पहले से ही उस रोबोट को सर्च कर रहा हूँ, और उसके साथ की गर्ल मिशेल को भी। तब ईथन ने कहा कि ओके, तुम उस गर्ल को कैच करके जेल में डाल दो और रोबोट मुझे दे दो। अब क्योंकि मार्क का पुराना न्यूरोकास्टर सूट मिशेल और उसके फ्रेंड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ईथन ने मार्क को नई टेक्नोलॉजी के साथ एक न्यूरोकास्टर सूट फ्री में दे दिया। सीन कट होने के बाद हमें मिशेल और सभी दिखाए जाते हैं, जो एक अजीब जगह खड़े थे। अचानक किसी ने उन पर फ्रिज फेंक कर अटैक किया और टिम के इस बड़े रोबोट को इंजरी हो गई। थोड़ी देर में कई रोबोट्स आए और उन्हें कैप्चर करके डॉक्टर पीनट के पास ले गए, जो उन सभी का लीडर था। मिशेल उसे देखकर सरप्राइज हुई कि वो अभी भी अलाइव है। हेड पूछता है कि यहाँ आने का तुम्हारा पर्पस क्या है? अक्सर ह्यूमंस यहाँ हमें किल करने आते हैं। तब मिशेल ने बताया कि मैं तुम्हें किल करने या कोई हार्म करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक डॉक्टर को फाइंड करने आई हूँ जो इस फैसिलिटी के अंदर रहता है। डॉक्टर पीनट ने बताया कि हाँ, यहाँ से दूर कहीं एक सेफ हाउस है, शायद वो वहाँ रहता है। डॉक्टर पीनट मिशेल से पूछता है कि तुम उस डॉक्टर को क्यों फाइंड करना चाहती हो। वो बताती है कि मैं एक्चुअली अपने भाई को फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी कॉन्शियसनेस इस कॉस्मो रोबोट के अंदर है, और मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई का बॉडी ईथन कंपनी के पास है। डॉक्टर पीनट भी वरीड हो गया कि वो अपनी फैसिलिटी में एक चाइल्ड को रखकर क्या करेगा। मिशेल के पास भी इसका आंसर नहीं था। दिखाया जाता है कि मिशेल और एवंस अब आगे जाने के लिए रेडी थे। तब डॉक्टर पीनट ने भी अपने कुछ मिलिट्री रोबोट्स उनकी हेल्प करने के लिए भेजे। ये लोग पीनट की तरह बनी एक कार में चले गए। इसी बीच हमने देखा कि मार्क इस फैसिलिटी के अंदर आ गया था और उसने इन लोगों को जाते देखा। जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो वहां कई अवेंजर्स ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वे उन्हें हार्म कर पाते, एक सॉन्ग प्ले होना शुरू हुआ और एक सीक्रेट डोर खुला, जिससे ये लोग स्लिप हो गए और डॉक्टर कियन के पास पहुंच गए, जिसके लिए मिशेल यहां आई थी। डॉक्टर कियन के कुछ भी पूछने से पहले मिशेल ने उससे पूछा कि मेरा भाई कहाँ है? तुमने कहा था कि वो डेड है। मेरा भाई कैसे अलाइव है? तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? तुमने क्यों कहा कि वो डेड है? डॉक्टर कियन ने बताया कि तुम्हारा भाई ईथन की लैब में है। मिशेल ने पूछा क्यों और किस लिए? तब डॉक्टर कियन ने बताया कि 4 साल पहले ह्यूमंस वॉर हार रहे थे और इस सब में तुम और क्रिस का एक्सीडेंट हो गया। जब हमने क्रिस का एमआरआई किया तो हमें पता चला कि वो जीनियस है। उसके ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा पावर है जो उसे गॉड का गिफ्ट है, और यह पावर्स हमारी सपोर्ट बन गई। क्रिस के ब्रेन पावर से ही हम न्यूरोटेक बना पाए। मिशेल एंग्री हुई और कहा कि फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो डेड है? तब डॉक्टर कियन ने उसे अपने रोबोटिक ब्रेन में पूरी स्टोरी दिखाई। तब क्रिस कोमा में था और उसके बॉडी के थ्रू उसका ब्रेन यूज हो रहा था। डॉक्टर कियन कहता है कि अगर हमने उस दिन उसे आर्टिफिशियली अलाइव नहीं रखा होता और न्यूरोटेक नहीं बनाया होता तो क्रिस किल हो जाता। तब मिशेल ने उससे कहा कि फिर तुम्हें उसे डाई कर देना चाहिए था और उसका इतने गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए था। तब डॉक्टर कियन ने कहा कि वो कंप्लीटली डेड नहीं था, वो अंदर से अलाइव था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो अंदर से अलाइव है, मैंने न्यूरोटेक प्रोग्राम को शट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन ईथन अग्री नहीं हुआ और उसने मुझे अपनी कंपनी से फायर कर दिया। फिर डॉक्टर कियन कहता है कि मैंने उसके ब्रेन का कनेक्शन इस रोबोट के अंदर डाला था, जिसकी वजह से तुम आज मेरे सामने खड़ी हो। मिशेल को ये सब सुनने के बाद भी उस पर पिटी नहीं आई। उसने पूछा कि ऐसा करने की क्या वजह थी। तब उसने कहा कि मैं चाहता था कि क्रिस अपनी कॉन्शियसनेस इस रोबोट के अंदर बनाए और रोबोट्स के साथ आकर लाइफ बनाए और फैमिली बनाए। ये सुनकर मिशेल रोने लगी और कहा कि मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मैं थी, उसे रोबोट्स की क्या जरूरत थी। एवंस भी यह सुनने के बाद डॉक्टर पर बहुत एंग्री हुआ। एवंस उसे मारना शुरू कर देता है। इसी समय दिखाया जाता है कि मार्क भी इस फैसिलिटी तक पहुंच गया है, जिसे देखकर पीनट स्कैर्ड हो जाता है। मार्क ब्लास्ट करके इस फैसिलिटी के अंदर आता है। अंधेरे का फायदा उठाकर यह सभी लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत स्ट्रांग था। उनके किसी भी अटैक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। मार्क अपने साथ पूरी आर्मी लेकर आया था,
जो इन रोबोट्स से फाइट करना शुरू कर देती है। यह न्यूरोकास्टर रोबोट्स पुराने रोबोट्स को रैपिडली किल कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने मिशेल को कहा कि रोबोट को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन मिशेल के भागने से पहले मार्क की नज़र उस पर पड़ जाती है और मार्क अपने रोबोट के हाथ से उसे पकड़कर वहां से फ्लाई कर जाता है। उसने मिशेल को कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे पहले यहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। इवन पीनट भी कंप्लीटली इंजर्ड हो गया था। जब ये लोग रोबोट्स की फैसिलिटी वापस आए तो उन्होंने देखा कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने यहाँ के सारे रोबोट्स को किल कर दिया है और अगर कुछ रोबोट्स बचे भी हैं तो वे बहुत बैड कंडीशन में है। यहाँ दिखाया जाता है कि मार्क उस रोबोट के साथ ईथन के पास पहुंचता है। उसे देखकर वो सांस लेता है और उस रोबोट से कहता है, क्रिस, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब दोबारा ऐसा मत करना। डॉक्टर्स रोबोट को पकड़कर मशीन में डाल देते हैं और उसके अंदर से सारी कॉन्शियसनेस दोबारा क्रिस के बॉडी में डाल दी जाती है। मार्क यहाँ खड़ा था और शॉक था ये देखकर कि ईथन एक चाइल्ड का कितना बैडली यूज कर रहा है। ईथन ने बताया कि इस चाइल्ड की वजह से मैं न्यूरोटेक्नोलॉजी बनाकर पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने में कामयाब हुआ हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिशेल बहुत सैड थी। तब एवंस उसके पास आया और उसे एनकरेज किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम क्रिस को बचाएंगे और ईथन की ट्रूथ सबके सामने लाएंगे। अब पहला मिशन था इस फैसिलिटी से बाहर निकलना, जिसके लिए वो पीनट के एक रोबोट के पास आता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता था। इस रोबोट के पास बहुत इन्फॉर्मेशन थी। उसने मिशेल को बताया कि पूरी न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के ब्रेन से रन होती है और अगर तुम्हारा भाई अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाए, यानी होश में आ जाए, तो पूरी न्यूरोटेक शट डाउन हो जाएगी। ये सुनकर मिशेल ने कहा कि यह अच्छी बात है, तो हम इस तरह न्यूरोटेक को शट डाउन कर सकते हैं। अब ये रोबोट जो मिशेल को सब कुछ बता रहा था, इस मिशन में उनके साथ जाने के लिए रेडी था, लेकिन पीनट यह नहीं चाहता था। पीनट कहता है कि हम पहले भी वॉर नहीं चाहते थे, हम पहले भी रिस्पेक्ट और पीस चाहते थे और अब भी वही चाहते हैं। तब मिशेल उससे कहती है कि हम वही तो पाने जा रहे हैं, हम उसके लिए ट्राई करेंगे और एक बार फिर फाइट करेंगे। पीनट के दूसरे रोबोट्स मिशेल की बात समझ रहे थे। उन्होंने मिलकर पीनट को कन्विंस किया और सभी इस मिशन का पार्ट बन गए। अब ये लोग अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और एक बहुत बड़े राउंड शेप में बैठकर उस सिटी तक पहुंचते हैं जहां ईथन की लैब थी। ये लोग अपने साथ एक बहुत बड़ा रोबोट लेकर आए थे जिससे वे कास को टॉयज की तरह उठाकर लैब पर अटैक करते हैं। अंदर बैठे ईथन ने ये सब देखा। उसने मार्क को मिशन दिया कि वो अपनी आर्मी की हेल्प से इन सभी को फिनिश कर दे। एवंस इस बड़े रोबोट को कंट्रोल कर रहा था और अब एवंस के सामने कई एडवांस न्यूरोकास्टर रोबोट्स थे जिन्होंने उसके रोबोट को हार्म करने की कोशिश की और फाइनली उसका रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया। एवंस के इस रोबोट के एक्सप्लोजन में मरने से पहले वो रोबोट से जंप कर जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि पीनट भी एक बहुत बड़ा रोबोट कंट्रोल करता हुआ यहाँ आता है और बाकी सभी कॉस्मिक रोबोट्स भी न्यूरोकास्टर रोबोट से फाइट करना शुरू कर देते हैं। जब सबका अटेंशन बाहर हो रही वॉर पर था, तब मिशेल ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और लैब के अंदर आ गई। मिशेल ने यहाँ प्रेजेंट सभी साइंटिस्ट्स को अपने रोबोट की हेल्प से स्कैर किया और उन्हें यहाँ से भगा दिया। उसके बाद उसने यहाँ प्रेजेंट एक न्यूरो हेलमेट पहना जो उसके भाई से कनेक्टेड था। बाहर दिखाया जाता है कि मार्क एक बहुत बड़ा न्यूरोकास्ट सूट पहनकर आता है जिसकी हेल्प से वो यहाँ हैवक क्रिएट करना शुरू कर देता है और एक्सप्लोजन्स करना शुरू कर देता है। यहाँ मार्क सबको किल करते हुए पीनट के सामने आता है। उस समय जब पीनट एक कास्टर रिपोर्टर को किल करने के बाद फ्री हुआ था, मार्क ने उस पर गन पॉइंट किया और उससे पूछा कि तुम अब ये वॉर क्यों फाइट कर रहे हो। पीनट ने कहा कि क्या फ्रीडम से बड़ी कोई चीज है। उसने पूछा कि क्या मौत से भी नहीं। तो पीनट ने कहा कि अगर मेरी मौत से मेरे दूसरे कंपेनियंस को फ्रीडम मिल जाए तो यह मौत मेरे लिए अच्छी है। उसकी बातें सुनकर मार्क इम्प्रेस्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर इंसान से ज्यादा ह्यूमैनिटी है। आज मुझे एक ऐसा पर्सन मिला है जिसके अंदर रोबोट से भी कम फीलिंग्स है। वो ईथन के बारे में बात कर रहा था जिसने सिर्फ अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाने के लिए एक चाइल्ड का मर्सिलेसली यूज किया था। इस समय मार्क ने डिसाइड किया कि अब वो ईथन को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि ट्रूथ को सपोर्ट करेगा। सीन कट होने के बाद हमें मिशेल दिखाई जाती है जो उस न्यूरोकास्टर हेलमेट की हेल्प से अपने भाई से मिलना शुरू करती है। इस वर्ल्ड के अंदर दोनों अपने घर में थे। यहाँ मिशेल क्रिस से कहती है कि उठो, हमें यहाँ से जाना है। क्रिस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने इस वर्ल्ड को अंदर से देखा है और मैं जानता हूँ कि ईथन ने मेरा यूज करके इस वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया है और यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं डेड हूँ। इन लोगों ने मेरे ब्रेन को आर्टिफिशियली अलाइव रखा है और यह न्यूरोटेक सिर्फ मेरे ब्रेन से ही रन हो रही है। मिशेल ने पूछा कि फिर तुम क्या चाहते हो। क्रिस ने उसे एक्सप्लेन किया कि अगर मेरा ब्रेन ज्यादा देर तक एक्टिव रहा तो ईथन मेरे ब्रेन का यूज करके वर्ल्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। बेहतर है कि तुम मुझे किल कर दो और मेरे ब्रेन को डीएक्टिवेट कर दो
ताकि न्यूरोटेक भी काम करना बंद हो जाए और यह सारी डिस्ट्रक्शन भी रुक जाए। मिशेल इस सब के लिए रेडी नहीं थी। तब क्रिस ने उससे कहा कि याद है तुम मुझसे कहती थी कि मैं वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूँ, तो बस इस वर्ल्ड को चेंज करने में मेरी हेल्प कर दो। ये कहकर क्रिस और मिशेल ने एक दूसरे को हग किया और सीन्स रियल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए, जहां मिशेल को होश आ गया था। वो आगे गई और क्रिस की सारी मशीन स्विच ऑफ कर दी, जिससे क्रिस कंप्लीटली किल हो गया और न्यूरोटेक डिस्ट्रॉय हो गई। तब दिखाया गया कि एवंस की आर्मी यानी रोबोट्स हार रही थी। एवंस ने देखा कि उसका रोबोट जो हमेशा उसके साथ था, वो भी बैडली डैमेज्ड हो गया है। उसे देखकर वो ब्रेक डाउन होने लगा। जैसे ही न्यूरोटेक अचानक बंद हुई, यहाँ के सारे न्यूरोकास्टर रोबोट्स भी रुक गए और गिर गए और ऑटोमेटिकली एवंस ने ये वॉर जीत ली। इस समय उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो जोर से चिल्लाया। अगले ही मोमेंट उसने अपने रोबोट टिम को देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा और अब टिम कंप्लीटली डैमेज्ड था, वो डेड था। ये देखकर उसकी सारी खुशी गम में बदल गई, लेकिन फिर उसने देखा कि टिम के अंदर एक छोटा वर्जन था, जो इस बड़े रोबोट को कैरी कर रहा था और उसे अलाइव रख रहा था। ये देखकर एवंस को रिलीफ मिली। अब अपने रोबोट को लेकर एवंस मिशेल को फाइंड करने अंदर गया और जब वे यहाँ से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि अब वर्ल्ड में सारी न्यूरोटेक रिपोर्ट्स काम करना बंद हो गई है। यह न्यूज़ न्यूज़पेपर में भी फैली और फिर मिशेल का इंटरव्यू हुआ। मिशेल ने न्यूज़ में पूरी ट्रूथ बताई कि कैसे ईथन एक चाइल्ड का यूज करके यह न्यूरोटेक्नोलॉजी चला रहा था। इसकी वजह से ईथन को जेल हो गई। स्टोरी के एंड में हमें मिशेल दिखाई गई, जो पूरी वर्ल्ड को एक स्पीच दे रही थी। मिशेल कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सभी कंफ्यूज होंगे कि इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। एक्चुअली वर्ल्ड में न्यूरोटेक बंद हो गई है। न्यूरोटेक के थ्रू ईथन ने सिर्फ वॉर में रोबोट्स को डिफीट नहीं किया था, बल्कि ह्यूमंस भी यूजलेस रह गए थे। ह्यूमंस न्यूरोटेक के यूज्ड टू हो गए थे। ह्यूमंस भूल गए थे कि जो सारे काम वे न्यूरोकास्टर रोबोट से करा रहे थे, वे खुद भी कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इंसान का सपोर्ट इंसान है, यह न्यूरोटेक्नोलॉजी नहीं। हमारी इमोशंस और हमारी इंटरैक्शंस वही हैं जो हमें ह्यूमन बनाती है। अगर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। सबको उसकी स्पीच बहुत पसंद आई। इवन एवंस इमोशनल हो गया और उसने उसे हग किया। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें डेड रोबोट्स का झुंड दिखाया गया, जिसमें कॉस्मो रोबोट भी था। अचानक वो रोबोट खड़ा हो गया इस मैसेज के साथ कि क्रिस की कॉन्शियसनेस अभी भी उसके अंदर अलाइव थी, और मूवी यहीं दिखाकर एंड हो गई। दोस्तों, द इलेक्ट्रिक स्टेट एक ऐसी फिल्म है जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी और ह्यूमन कनेक्शन के बीच के बैलेंस को एक्सप्लोर करती है। मिशेल और क्रिस की सिबलिंग बॉन्ड इस पूरी कहानी का इमोशनल को है। ये फिल्म कई इंपॉर्टेंट थीम्स पर बात करती है। पहली, कि कैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें अपनी बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज भुला सकती है। न्यूरोटेक की डिपेंडेंसी ने ह्यूमंस को मेंटली और फिजिकली वीक बना दिया था। क्रिस का कैरेक्टर सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने रियलाइज किया कि उसकी पावर्स का मिसयूज हो रहा है और वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके ह्यूमैनिटी को बचाने का चूज करता है। मिशेल का जर्नी एक कंफ्यूज टीनेजर से एक डिटर्मिन्ड सिस्टर और इवेंचुअली एक इंस्पिरेशनल लीडर तक का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। उसकी स्पीच फिल्म का क्लाइमैक्स है, जो दिखाती है कि रियल स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी में नहीं, ह्यूमन कनेक्शंस में है। एवंस और टिम का रिलेशनशिप भी ब्यूटीफुल है। ये दिखाता है कि ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच जेन्युइन फ्रेंडशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पॉसिबल है। वॉर के बावजूद वे एक दूसरे की केयर करते हैं। मार्क का कैरेक्टर आर्क भी इंटरेस्टिंग है। एक रूथलेस सोल्जर से इवेंचुअली वो ट्रूथ को चूज करता है। ये दिखाता है कि कभी कभी रियलिटी हमारी बिलीफ्स को चैलेंज करती है। फिल्म का मैसेज क्लियर है, टेक्नोलॉजी शुड सर्व ह्यूमैनिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। ईथन का कैरेक्टर उन कॉर्पोरेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो प्रॉफिट के लिए एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये फिल्म आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है, जब हम AI और ऑटोमेशन के ईरा में हैं। ये रिमाइंड करती है कि ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप्स और एम्पैथी वही चीजें हैं जो हमें ट्रूली ह्यूमन बनाती है। अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ डीप सोशल कमेंट्री भी प्रोवाइड करें, तो ये डेफिनेटली देखने लायक है।